एक ऐसी यात्रा जो हमें ले जाती है उस इतिहास में, एक ऐसा समुदाय जो किसी भूभाग से नहीं बल्कि एक उद्देश्य से उत्पन्न हुआ, न्याय, सटीकता और सत्य के साथ। कायस्थों ने तलवार भी चलाई और कलम भी, क्रांतियों का नेतृत्व किया, संविधान भी बनाए और ऐसी रचनाएं लिखी गई जिन्होंने पीढ़ियों इतिहास से प्रेरित किया। भगवान चित्रगुप्त जी महाराज की दिव्य उत्पत्ति से लेकर कायस्थों ने भारत के आध्यात्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन पर गहरी छाप छोड़ी है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये कहानियां इतिहास में लुप्त हो गईं? फिर से इतिहास की अनसुनी कहानियां सामने आएंगी। जानेंगे कायस्थों का इतिहास, उनकी संस्कृति और उनकी बदलती पहचान। नमस्कार और स्वागत है आपका द कायस्था क्रॉनिकल्स में। एक ऐसी यात्रा जहां हम जान रहे हैं उस समुदाय की कहानियां, विरासत और वो शांत परिवर्तन जिसने हमेशा बुद्धि, रचनात्मकता और अभिव्यक्तियों को महत्व दिया है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जिस पर वर्षों से चर्चा होती आ रही है, लेकिन जिसका स्पष्ट उत्तर आज भी नहीं मिल पाया है। वर्ण का प्रश्न। आखिर कायस्थ पारंपरिक वर्ण व्यवस्था में कहां आते हैं? क्या वह ब्राह्मण है, क्या वे क्षत्रिय हैं, या फिर एक ऐसी अलग पहचान रखते हैं जो इन सीमाओं के परे है? यह असमंजस केवल एक बहस नहीं रहा है, इसने एक चुप्पी पैदा की है, एक हिचकिचाहट और कभी कभी एक डर भी। लेकिन आज हम अनुमान नहीं लगाएंगे, हम देखेंगे शास्त्रों को, हम देखेंगे इतिहास को, हम देखेंगे कानूनी फैसलों को जिन्होंने समय समय पे इस प्रश्न को समझने की कोशिश की है। क्योंकि यह सिर्फ एक सामाजिक पहचान का सवाल नहीं है, यह है इतिहास, अस्तित्व और मान्यता का सवाल। क्या एक ऐसा समुदाय जिसने सदियों तक इतिहास लिखा खुद अपने इतिहास में अपनी जगह से वंचित रह सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब खोजने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं श्री उदय सहाय जी के साथ। तो सर, नमस्कार एंड वेलकम टू द शो। तो सर, बंगाल में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से एक ही कायस्थ और ब्राह्मणों के बीच में एक ये छिपा सा युद्ध चल रहा था और आपस में एक मनमुटाव था? उसकी क्या पृष्ठभूमि है? पृष्ठभूमि जैसा कि मैंने बताया अभिषेक, केवल बंगाल में नहीं, बंगाल तो एपिसेंटर था, इसमें कोई शक नहीं है जी। बंगाल में, उत्तर प्रदेश, यूनाइटेड प्रोविंस में और महाराष्ट्र में ये रिफ्लेक्शंस दिख रहे थे जी। और उसके कारण कई ऐसे अंग्रेज क्रॉनिकल्स हैं जी, हिस्टोरियंस हैं जी और एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जिन्होंने काफ़ी जहर कायस्थों के खिलाफ उगलना शुरू किया जी। फॉर एग्जाम्पल, हेनरी थॉमस की राइटिंग्स को पढ़ें जी, कॉलब्रुक की राइटिंग को पढ़ें, एलियट, एक टी.एस. एलियट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक और एलियट है जनाब। ये लोग कायस्थों को धज्जियाँ उड़ाने में उत्तर प्रदेश, यूनाइटेड प्रोविंस में इनकी राइटिंग्स आज भी। This was the Brahmin British, the BB conspiracy as we call it. BB conspiracy, I mean natural jealousy against their prosperity, number one, and maybe they didn't, the Kayasthas couldn't handle their prosperity in a manner which is power with humility, power with tact. ये मैं कहूँगा उसका एक रिजल्ट हुआ। लेकिन एक माहौल बना, अब माहौल कल्मिनेट किया जाकर कलकत्ता हाई कोर्ट के उस 1884 का केस जो मैं बता रहा था, राजकुमार लाल वर्सेस विश्वेश्वर दयाल का केस था जी। और उस केस में सक्सेशन इनहेरिटेंस का केस था। इसमें इंटरेस्टिंगली जो मुद्दई भी मिल गए और पिटिशनर और कंप्लेनेंट और जो ओपोनेंट सब मिल गए एक साथ जी। और तीनों के मिलकर नतीजा ये हुआ कि कह दिया गया कि कायस्थ की जाति जो है वो शुद्र जाति है। और जो ग्राउंड दिया गया वो फिल्मजी ग्राउंड था, और यही कारण है कि बाद में वो ग्राउंड के बेसिस पे ही एक केस को उलट दिया गया जी पटना में जी। जिस पर मैं आता हूँ। तो 3 ग्राउंड क्या थे जी? पहला ग्राउंड इन्होंने कहा कि
एक जमाने में ये ट्वाइस बॉर्न रहे होंगे जी। या थे जी। लेकिन कालांतर में मलक्षीकरण के कारण वो जो मुस्लिम और कायस्थों का हाँ, जो एक मतलब उनका इशारा इसी पे था कि ये शराब पीने लगे, वाइन, वुमन, इनडिस्क्रीट लाइफस्टाइल, तो उस सब को उन्होंने मलक्षीकरण शब्द से नवाजा। कोर्ट के केस में है ये जी। और वो मलक्षीकरण के कारण आज उनकी स्थिति ये हो गई है कि ये शूद्र कहलाने लायक है। जी। पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कही कि जेनऊ पहनना, जिसको सोशियोलॉजी में हम सैक्रेड थ्रेड कहते हैं, जी, बोलचाल की भाषा में जेनेऊ कहते हैं, उपनयन सेरेमनी छोड़ दिया इन्होंने, जो कि एक बहुत ट्वाइस बॉर्न के लिए इम्पॉर्टेंट सेरेमनी है जी, और इसीलिए ये शूद्र जाति के हो गए। जी। और तीसरा उन्होंने कहा कि ये कई शूद्र लड़कियों को, औरतों को ख्याल रखने लगे, शादी भी करने लगे, नाम भी अपना कई जगह दास रख लिया। ये 3 फिल्मी ग्राउंड पे उन्होंने इनको ब्रांड कर दिया। राइट। और उसके बाद हाहाकार मचा जी, खासकर नॉर्थ इंडिया में। उसके रिपरकशंस यूपी में सुनाई पड़े, उसके रिपरकशंस आपको महाराष्ट्र में सुनाई पड़े। उसके जो इम्पोर्टेंट सेंटर था कायस्थों के सेटलमेंट का, वहाँ पर वो लोग बड़े रिजेंटमेंट, और उसी के इसमें जो इन्होंने कायस्थ एंथोलॉजी लिखी मुंशी कालीचरण कुलभाषा जी ने, कुलभाषा जी का, जो वो उसी प्रकरण का पार्ट है। उन्होंने बहुत वेहेमेंटली अपोज किया, एक एक पॉइंट्स काटे। एक स्थिति आ गई थी कि कायस्थों को गवर्नमेंट सर्विस से बाहर रखा जाए, अच्छा, वगैरह वगैरह, ऐसा भी टाइम। लेकिन यूपी में वो लड़ाई लड़ने में वो बिल्कुल प्रथम पंक्ति में थे जी, जिन्होंने बाद में चल के केपी ट्रस्ट की भी स्थापना जिन्होंने केपी ट्रस्ट की स्थापना की जी, इलाहाबाद में। जी। आज भी वो ट्रस्ट, और जो ट्रस्ट एशिया का सबसे बड़ा ट्रस्ट एक समय में बना जी। ये लड़ाई यहाँ पर बंगाल में, उसका रिपरकशन ये हुआ कि उसी समय इसके चपेट में, इस अग्नि के चपेट में स्वामी विवेकानंद भी आए जी। स्वामी विवेकानंद को बाहर जाना था जी। बाहर गए तो यहाँ पर कलकत्ता के अखबारों में एडिटोरियल छपने लगा जी कि हैं शूद्र जाति के और चले हैं धर्म प्रचार करने, स्वामी बनने की टाइटल ले ली है इन्होंने। हाँ। और ये इस चीज़ ने उनको बहुत आहत किया जी। उनको उस ज़माने में इंटरनेट और ये तो था नहीं, देर से ही पता चलता था, लेकिन जब पता चला उनको तो बहुत आहत हुए। उन्होंने अपने गुरुजी जो ब्राह्मण थे जी, स्वामी परमहंस जी से पूछा क्या किया जाए, ये तो बहुत ही जाति कर रहे हैं ये लोग। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए, योद्धा जाति के हो, लड़ो जी, और लड़ने के लिए ज्ञान प्राप्त करो, राइट, इतिहास पढ़ो अपनी जाति का, और फिर पहली बार और शायद अंतिम बार लौटते ही उन्होंने मद्रास में जो भाषण दिया जी, बड़ा ही जोशीला भाषण। मैं उसकी 2 पंक्तियां पढ़ना चाहूँगा सर अपने दर्शकों के लिए। तो स्वामी विवेकानंद जी जब आए तो उन्होंने एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपने को उनका वंशज मानता हूं जिनके चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए धर्माचार्य भी कहते हैं यमः धर्मराज्य चितुत्ताय वे नमः, और जो क्षत्रियों में सबसे श्रेष्ठ है। मेरी जाति कायस्थों ने शताब्दियों तक लगभग आधे भारत पे राज्य किया है, और अगर मेरी जाति की उपेक्षा की गई तो भारत की वर्तमान सभ्यता में क्या बचेगा। ये उनकी स्पीच है, कोलंबो टू अल्मोड़ा में 17 स्पीच है। करेक्ट। तो ये स्पीच देने की उनको जरूरत महसूस हुई, उन्होंने पूरा उसका अध्ययन किया और आहत हुए इस तरह के एलिगेशन से और फिल्मजी और बहुत, तो उन्होंने अपने को डिफेंड किया, अपनी जाति के आइडेंटिटी को डिफेंड किया, और उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग उस वंश से आते हैं जिस वंश ने पूरे भारत पर एक तरह से माला की तरह गूंथ कर राज किया है। ललितादित्य का जिक्र आया, उसमें पाल वंश के राजा का जिक्र आया, उसमें जयपाल का जिक्र आया, उसमें बल्लभगढ़ के राजा का जिक्र आया, चालुक्य डायनेस्टी के पुष्किन का जिक्र आया, उड़ीसा के का जो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी थे उसका जिक्र आया, और कल्मिनेट किया जाके बंगाल में पाल डायनेस्टी और
लक्ष्मण सेना डायनेस्टी में। जी उन्होंने कहा कि ये हमारी ट्रेडिशन रही है। ये बात अलग है कि बाद में वो ट्रेडिशन को बढ़ाने वाले भी कम लोग नहीं थे, जी चाहे वो प्रतापादित्य बंगाल के हों, चाहे जैसा कि मैंने कहा कि कुका योद्धा सीकेपी के हों, एक पर एक लोग रहे। तो क्षत्रिय ट्रेडिशन को साइट करने वाले लोग इन चीज़ों को साइट करते हैं, कहते हुए कि आज लोग भूल चुके हैं जी कि एक समय में ऑलमोस्ट एवरी थर्ड बिग किंग वाज अ कायस्थ किंग। राइट, जिसमें वो कहते हैं कि मैं आधे हिंदुस्तान के ऊपर तो ये कायस्थों ने राज किया। ये कहानी वहाँ पर हुई और उसके बाद बड़ा धमाका मचा। जी और मस्ते मस्ते वो धमाका अंत में पहुंचा पटना हाई कोर्ट। जी और पटना हाई कोर्ट में जज साहब ने बहुत तन्मयता से इसको रिसर्च स्कॉलर की तरह स्टडी किया जी और 60 पेज के एक जजमेंट लिखा। और बड़े एक एक जजमेंट को, कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट को उन्होंने काटा। राइट, उन्होंने कहा फॉर एग्जांपल कि अगर उपनयन सेरेमनी करना ये भूल गए हैं तो प्रायश्चित करने का प्रावधान भी है हमारे धर्म में। जी और जो लोग यहाँ से बाहर गए, जी जो ब्राह्मण और जो उच्च जाति के लोग बाहर गए और वो उपनयन सेरेमनी भूल गए या शराब पी ली, तो आते ही क्या आपने उसको नॉन ब्राह्मण बना दिया? सही बात। जी तो उन्होंने तीनों चीज़ों को एक पर एक ढंग से काट दिया। उसके बाद उन्होंने कहा फॉर एग्जांपल कि वाइन वुमन वाली बात जो मैंने बताई, फिर जनेऊ का जो आर्गुमेंट दिया उसको काटा। और तीसरा उन्होंने कहा कि ये जो इंटर मैरिज की बात है, ये कुछ केसेस के आधार पे आप जनरलाइज कर रहे हैं, इट डजंट मेक मच ऑफ सेंस करके। और उन्होंने बहुत तफसील से स्क्रिप्चुरल सोर्सेज को पढ़ा जी, और पढ़ाई नहीं, एक एक साइट किया, एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज को पढ़ा, एकेडमिक सोर्सेज को पढ़ा, अपने लीगल अक्यूमेन से वो आर्गूमेंट्स बिल्डअप किए और एक तरफ से नकार के उन्होंने अंतिम शब्द जो कहे अपने जजमेंट में, वो ये कहे कि कायस्थ जाति का वर्ण क्षत्रिय है और जाति इनकी कायस्थ है। जी ये सेटल लॉ है, उसके बाद आज तक चैलेंज नहीं हुआ है। लेकिन हमारे कायस्थ जाति से ही इंडिपेंडेंट माइंडेड लोग हैं जी, फ्री थिंकर्स हैं। जी कई लोग का ये मान्यता है कि नहीं ये ब्राह्मण थे जी, और ब्राह्मणों में जो कर्मकांड में चले गए वो पूजा पाठ हो गए और जो राजकाज में चले गए वो कायस्थ हो गए। राइट, वो आज भी, और उसको वो गौड़ ब्राह्मण और गौड़ कायस्थ के मिश्रण से साइट स्ट्रांगली करते हैं। जी सही करते हैं, गलत करते हैं, ये एक डिबेटेबल विषय हो सकता है। लेकिन ये दो, लेकिन ये तो लीगल पॉइंट से भी एक हमारा ये पटना हाई कोर्ट का जजमेंट ये क्लियर करता है। और वो 60 पेज का वो जो जजमेंट है जिसको अगर पढ़ा जाए तो उसमें उसके साइटेशन स्क्रिप्चर से लेकर के आपको एंड तक वो सारे मिलते हैं। तो ये बात क्या कॉन्क्लूसिवली अब हम मान, आप तीनों ज़्यादा नहीं, आप सबका नहीं भी उठाएं। राज तरंगनी आपके बात करती है, कलहन वो बात करते हैं ललित आदित्य के कायस्थ होने की, और उसमें वो खुद को कॉन्ट्रडिक्ट भी करते हैं। कहीं कहते हैं ये पोस्ट था, कहीं कहते हैं जाति थी, उसी तरह से। लेकिन वो एक मदर नैरेटिव है, राइट, सिस्टर नैरेटिव एक चाइनीज सोर्स भी है जी, सिस्टर नैरेटिव एक पर्शियन सोर्स भी है जी, और कई लिटरेचर को का निचोड़ है कि ये कायस्थ ही नहीं थे, ये श्रीवास्तव कायस्थ थे वहाँ। अपना ललित मुक्ता पिता, उसी तो तरह जिनको अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिन्होंने इंडिपेंडेंट क्रूसेड्स लीड की। क्रूसेड्स लीड नहीं की साहब, वॉर जो प्रोएक्टिवली, ही वाज द ओनली फर्स्ट एंड द ओनली किंग सो फार आई नो, जिन्होंने आगे बढ़ के फ्रंट फुट पे टर्क्स को पीटा, अरब्स को पीटा, टिबेटन्स को पीटा, उनकी रशियंस को पीटा उनके धरती पे जाके जी, और जिसका नतीजा हुआ कि उनके मौत के 100 साल तक हिम्मत नहीं हुई उनके हिंदुस्तान के सरहद की तरफ देखने का, किसी को भी आने के। और एक कॉन्स्पिरेसी हुई कश्मीर में कि जो उनकी जो हिंदू हिस्ट्री थी, जी, आज भी आप आर्काइव, श्रीनगर के आर्काइव में जाएंगे
तो उन्होंने ताले लगा रखे हैं एक सेक्शन में। जी। पूछेंगे क्यों, तो बोले सिक्योरिटी रीज़न। क्या सिक्योरिटी रीज़न है, दे आर अनएबल टू एक्सप्लेन। बट यहाँ पे कारकोटा डायनेस्टी की पूरी कहानी है जी। कारकोटा डायनेस्टी के अलावा भी कई हिंदू राजा हुए, उनकी कहानी है। उन कहानियों को पर्दे के पीछे रखना चाहते हैं जी। अब आज भी, जबकि पॉलिटिकल सिचुएशन काफ़ी बदल गई है, लेकिन कुछ राज को राज ही रहने चाहते हैं वो अपने, ताकि लोग पूछने न लगे कि वो पूरा बैकग्राउंड, पूरी कहानी क्या है। तो लेकिन आप गए वहाँ पे और वो हमने वो उसकी फोटो भी हमने देखी, जो वो पूरी जो पूरी राजाओं की, जो कश्मीर के राजाओं की टाइमलाइन है, वो पूरी आपने उसमें से निकाली, आर्काइव में से। कैसे निकाली वो भी एक स्टोरी है, लेकिन वो निकाली आपने उसको, और वो हम रिस्की काम था, लेकिन हमने उसकी तस्वीर ली, और वो तस्वीर पूरा कायस्थ राजाओं की टाइमलाइन है कश्मीर की। और बहुत ऑथेंटिक है और आर्काइव की है। ये नहीं कि किसी ने कहानीकार ने कहानी लिख दी। वो कलहन की तरह की भी कहानी नहीं है, वो प्योर हार्डकोर डेटा है, जो आपके सामने है, किताब में है। मौका मिलेगा तो उसको देखिएगा। तो सर, और उसी तरह आगे बढ़े तो अबू फजल ने कहानी लिखी है आपके पाल डायनेस्टी की, साफ करते हुए वो कौन थे। उसी तरह आईने अकबरी में जो लिखा, आईने अकबरी में साफ तौर पे बताया कि कायस्थ हैं और क्या क्या इनके स्ट्रेंथ हैं वगैरह वगैरह जी। वो एक लिबरल हिस्टोरियन कह सकते हैं जी, जिन्होंने इसकी चर्चा की है। लक्ष्मण सेन के साथ कोई दिक्कत इसलिए नहीं थी कि इनके दोनों स्रोत, चालुक्य से के प्रिंसेस सेन की शादी हुई, एक सोर्स वो था, दूसरा सोर्स था इधर से जो वैद्या अम्बस्टो वाला सोर्स। तो ये तमाम कहानियों की परतें खुलने लगी हैं जी। आने वाले समय में ये पर्दे रहेंगे ही नहीं, ऐसा लगता है जी। तो सर, ये पूरा सुनने के बाद ये कॉन्क्लूसिवली अब जो है आपका एक ग्रैंड नैरेटिव, माइथोलॉजी और लीगल जो स्टेटस कायस्थों का है, वो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से क्लियर है कि कायस्थों का वर्ण क्षत्रिय है और जाति कायस्थ है। करेक्ट। और इसके साक्ष्य हर तरफ से उसको हिस्टोरिकली और ग्रैंड नैरेटिव एज इन माइथोलॉजी में दोनों में उसके बहुत साक्ष्य मिलते हैं। और ये बात कोर्ट उसको कॉन्क्लूसिवली ठप्पा लगाता है कि कहते हुए पूरे साक्ष्यों को सामने रखे जी, लीगल साक्ष्य, एडमिनिस्ट्रेटिव साक्ष्य, स्क्रिप्चुरल सोर्सेज, सबको खंगालने के बाद सामने रखता है कि ये जाति से कायस्थ हैं, वर्ण से क्षत्रिय हैं जी। तो मैं दर्शकों को ये बता दूं कि ये एक जो सवाल हमारे जहन में सालों से, जनरेशन से गूंज रहा था, उसका जवाब आज हमें श्री उदय सहाय जी ने अपनी किताब के माध्यम से और स्वयं आकर के भी ये दे दिया है कि कायस्थों का वर्ण क्षत्रिय है और जाति कायस्थ है। तो अब इसमें किसी भी प्रकार का संदेह, किसी भी प्रकार का आदमी के मन में संशय नहीं होना चाहिए अब इस बारे में। अभिषेक जी, मैं तो छोटा मोटा स्टूडेंट हूँ कम्युनिटी स्टडीज़ का जी, लेकिन कोर्ट ने ये बात कही जी, बड़े बड़े स्कॉलर्स ने कही, बड़े बड़े हिस्टोरियन ने कही जी, चाहे वो कलहन हो, चाहे वो अबू फजल हो, ये सारे लोगों ने कही। मैंने तो उसको निकाल के आपके सामने रखा है जी। पहली बात। लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग बंगाल के इतिहास को समझना आपको ज़रूरी है, क्योंकि बंगाल आज भी वो कायस्थों का एपिसेंटर रहा जी। आप आज के डेट में भी डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म पे जितनी फिल्म है जी, पहले भी मैं कहता रहा हूँ, चाहे वो साहबी भी गुलाम हो, जलसाघर हो, हाल की बुलबुल हो जी, ये सब कहानी कायस्थ राजाओं के जमींदारी के डिके की कहानी, डिके और डिक्लाइन की कहानी है जी। तो अब हम बंगाल में जो शुरू में ही बताया हमने कि ये कायथा से जो इनके पुत्र थे गौड़ गए जी, और सुचारू नाम था उनका, और ये उनका यश बना कि उस जगह का नाम ही गौड़ प्रदेश पड़ गया जी। तो ये वहाँ के मौलिक कायस्थ कहे जाते हैं जी। उसके बाद की धारा में
एक कायस्थ हुए जो वहाँ की राड़ी नदी के दोनों तरफ बसे, जी जो दक्षिण राड़ी कायस्थ और उत्तरी राड़ी कायस्थ कहलाए। जी तीसरी धारा थी जो नंद वंश के को हारने के बाद जो वहाँ से कर्ण कायस्थ भागे जी और वो जाके करनी कायस्थ कहलाए। जी आज भी वो हैं जी वहाँ पर वो कम्युनिटी। चौथी धारा उनकी ये बनी कि जो कम्युनिटी अम्बस्टों की माइग्रेट करके यहाँ से गई जी उस समय के बिहार से, वो जाकर वहाँ पर वैद्य कहलाए। जी कई वैद्य इसको डिस्प्यूट भी करते हैं, इंटरेस्टिंग है, जैसे इंडिपेंडेंट माइंडेड लोग हैं, दलील भी देते हैं, लेकिन लिटरेचर अब काफ़ी इसमें सुलझता जा रहा है। जी क्योंकि पहले इतिहासकारों के साथ थोड़ी दिक्कत रही है कि पैन इंडिया वो दृष्टि ना करके वो आइसोलेशन में चीज़ों को देखते थे। तो आपको उसको देख के साफ लग जाएगा कि उनका पैन इंडिया दृष्टि न होने के कारण ये बातों के निष्कर्ष पे वो पहुंचते थे। राइट। उसके बाद तो मैंने बताया कि पहले जो चौथा इनका इंटरेस्टिंग माइग्रेशन था बंगाल में, जी वो था यूपी से जो माइग्रेशन हुआ। हाँ, वो एक राजा वहाँ के हुए आदिसुर, जी, बंगाल के जी। और वो सेना डायनेस्टी के समय की कहानी है जी। अब कुछ लोग कहते हैं विजय सेन राजा कौन थे उस पर थोड़ा डिस्प्यूट है जी, लेकिन डायनेस्टी सेना डायनेस्टी ही था जी। सेना डायनेस्टी का पीरियड है 1070 से लेकर 1230 एडी के बीच का। जी। उसमें एक राजा आदिसुर है। आदिसुर कुछ लोग कहते हैं कि ये फिक्टिशियस नेम है, वो राजा विजय सेन थे। राइट। कुछ लोगों का कहना है कि विजय सेन नहीं थे, बलाल सेन थे। बहरहाल विजय सेन थे या बलाल सेन थे। उस राजा ने जब सेना डायनेस्टी मजबूत हो गई तो इसको हिंदू डायनेस्टी की तरह एक रूपरेखा देने का कार्यक्रम बनाया। वो इसलिए बनाया कि उसके पहले पाल डायनेस्टी, आपको याद हो जी, पाल डायनेस्टी एक स्टेट रिलीजन बुद्धिज्म था जी, और वो पैटर्नाइज मेजरली बुद्धिज्म को ही करते थे। हालांकि वो कट्टरवादी नहीं थे। गया वगैरह आप जाएंगे तो आज भी पालकालीन बुद्ध की मूर्तियों के अलावा आपको हिंदू देवताओं की मूर्तियां भी मिलेंगी जिसे पैटर्नाइज उन्होंने किया था जी। लेकिन प्राइमरली वो बुद्धिस्ट डायनेस्टी ही थी जी। उस इन्फ्लुएंस को ये जो सेना डायनेस्टी वाले दूर करना चाहते थे जी। और तो जब उन्होंने आके अपना राज्य स्थापित किया पाल वंश को हटा करके, हाँ, तो वो चाहते थे कि तो जैसे थोड़ी मजबूत स्थिति हो गई तो सनातनी प्योर संस्कृति को स्टैब्लिश करने के लिए दो उपाय उन्होंने सोचे जी। पहले उन्होंने सोचा कि हमारे यहाँ जैसे आज कन्फ्यूजन है उस समय भी हुआ होगा, तो चीज़ों को स्टैंडर्डाइज किया जाए जी। तो स्टैंडर्डाइज को कैसे करें, तो एक्सपर्ट्स को आज जैसे आप कोई बड़ा काम करते हैं जी, तो टेंडर करते हैं जी, उसमें कोटेशन पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो कोटेशन आया कहाँ से, तो वो आया कन्नौज यूपी से। क्यों कन्नौज? क्योंकि कन्नौज उस समय का सबसे बड़ा कल्चरल इंटेलेक्चुअल सेंटर के तौर पर इमर्ज कर चुका था। ये हर्षवर्धन के समय की बात जी लोग करते हैं जी। कन्नौज बिकेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। आज किसी को अंदाजा भी नहीं हुआ कि कन्नौज क्या था। राइट। तो यहाँ से 5 ब्राह्मण्स ऑन इन्विटेशन बंगाल गए जी, सेना डायनेस्टी के पैटर्नेज में। राइट। और उन्होंने वहाँ के रिचुअल, पूजा पाठ पद्धति वगैरह वगैरह तमाम चीज़ों को स्टैंडर्डाइज किया और राजा उससे बड़े खुश हो गए जी। खुश होकर बोला कि भाई आपके पारिश्रमिक के अलावा आपके लिए मैं और क्या कर सकता हूँ। तो ये तय हुआ कि इनको टाइटल दिए जाए कुलीन की। तो कुलीन टाइटल इन्होंने एक सेरेमनी रखी और नगेंद्रनाथ बसु उसको बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से सामने रखते हैं। उस सेरेमनी में 3 कायस्थ गए और एक कायस्थ सेरेमनी में गए ईस्ट बंगाल में। अच्छा। 4 ये हो गए और 5वां कायस्थ गया ही नहीं। हाँ, दत्त। अब आप कहेंगे कि कायस्थ की चर्चा कहाँ से आ रही है, तो ब्राह्मणों ने जो अपना वहाँ पे काम करके दिखा दिया, टाइटल मिल गया, तो राजा ने उनको बुलाया
कहा कि आपको जो काम दिया गया था आपने बहुत अच्छे से कर दिया, हम लोग बहुत खुश हैं, टाइटल भी आपको दे दिया गया, लेकिन हमारा काम अधूरा है। सोशल रिस्ट्रक्चरिंग तो हमने कर दी, स्टेट रिस्ट्रक्चरिंग करना बाकी है। तो उन्होंने पूछा क्या स्टेट रिस्ट्रक्चरिंग से क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा कि गवर्नेंस, स्टेट क्राफ्ट, अकाउंटेंसी, वॉरफेयर, इस तरह की जो एक मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है, वो कैपेबिलिटी वाले कुछ लोग, जो आपकी कैपेबिलिटी थी उसका स्किल सेट और नॉलेज सेट अलग था, हमें इस नॉलेज सेट के लोग, स्टेट क्राफ्ट में निपुण लोग चाहिए हमें। स्टेट क्राफ्ट, गवर्नेंस, अकाउंटेंसी, बिल्कुल मॉडर्न। तो आप, लेकिन आप लोग को काबिल भी मानता हूँ, पारखी भी मानता हूँ, आप ही खोज के लाए। तो ये लौट के आए 5 ब्राह्मण कन्नौज जी। और यहाँ से इन्होंने खोज कर 1-2 महीने जो भी लगे होंगे, 5 अल्फांसो कायस्थों को उठाया। हाँ। उसमें माथुर भी थे, उसमें श्रीवास्तव भी थे, उसमें अम्बस्ट भी थे, सूरध्वज भी थे और सक्सेना थे। ये 5 लोग अल्फांसो मैंगो इनको मिले, जिसको लेके वो गए और फिर वो राजा ने उनको ब्रीफ किया क्या करना है आपको, और चूंकि राजा के साथ बहुत क्लोजली इनका इंटरेक्शन था तो दे प्रूव देयर वर्थ बियॉन्ड डाउट। राइट। और राजा ने भी उनको कहा कि हम आपसे, उनको हमने कुलीन की टाइटल दी है, हम चाहते हैं कि आपको भी कुलीन की टाइटल हम दें। जी। तो जब सेरेमनी हुआ तो 3 लोग एक जगह गए, एक दूसरे जगह गए, लेकिन दत्त नहीं गए। दत्त यानी नरेंद्र दत्त, यानी विवेकानंद जी के पूर्वज। हाँ, मैंने विवेकानंद सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा हूँ। हाँ। क्योंकि वो नाम लोगों को याद रहता है। के पूर्वज नहीं गए और उन्होंने कहा, जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उन्होंने कहा कि दत्त कारो मृत्यु नहीं, दत्त किसी के अधीन नहीं है, नौकर नहीं है। हाँ। संघे आचे, एट बेस्ट दे कैन बी टुगेदर विद यू। हाँ, राइट। दत्त कारो शिष्य नहीं, दत्त इज किसी का डिसाइपल ऑफ नन। राइट। ये उनका फेमस ये है। और आज तक एनोमलस सिचुएशन बंगाल में ये है कि वहाँ का जो भद्रलोक समाज है जी, उसकी 3 लेयर्स हैं। एक लेयर कुलीन ब्राह्मणों की है जी, दूसरा लेयर कुलीन कायस्थों की है, कुलीन ब्राह्मण 5 हैं, कुलीन कायस्थ 4 है क्योंकि दत्त सब और तीसरा लेयर है जिसको वो बोधि बोलते हैं, हम लोग वैद्या बोलते हैं जी, वैद्यास की जी। वो एक इंटरेस्टिंग कहानी अलग है जी। तो ये तीनों को मिला के बंगाल का भद्रलोक समाज जो आप सुनते हैं जी, वो हुआ। राइट। तो कन्नौज में फिर क्या हुआ कि ये लोग चले गए जी, वहाँ जाके जम भी गए, बात फैली कन्नौज में, कन्नौज पर इस्लामिक रूल का दबाव बढ़ा जी, इन्वेजन्स बढ़े, तो यहाँ से उसके बाद अच्छी खासी संख्या में लोग माइग्रेट करने लगे बंगाल में। बिकॉज बंगाल आज भी आप जब माइग्रेट करते हैं जी, तो जहाँ आपके पहले के लोग होते हैं, दिल्ली आया जी, तो हमारे बड़े भाई थे यहाँ पे जी जी जी, मौसेरे भाई, उनके यहाँ आके रुका जी, उनका पैट्रनेज मिला, सपोर्ट मिला, फिर गाड़ी कारवां चल पड़ा जी। तो कई अच्छी तादाद में बंगाल गए और आज कालांतर में उनका नाम भी बदल गया, लोकलाइजेशन जिसको कहते हैं सोशियोलॉजी में जी। उनके नामों का लोकलाइजेशन हो गया। श्रीवास्तव बन गए बोस बसु, अच्छा, माथुर बन गए मित्रा, अच्छा, दत्त बन गए, ये सक्सेना बन गए दत्त, घोष बन गए आपको सूर्यध्वज। तो इस तरह से घोष मित्रा गुहा। तो ये 5 तरह के कायस्थ वहाँ गए और लोकलाइजेशन ऑफ नाम हो गया जी। और आज वो कुलीन कायस्थ हैं। लेकिन आज अधिकतर बंगाली कायस्थों को भी पूछिएगा जी, तो चूंकि कम्युनिस्ट रूल इतने लंबे समय तक रही कि आइडेंटिटी बात करना एक टबू हो गया राइट, और वो फज्ड हो गया। अधिकतर को पता नहीं है कि ये जो कुलीन कायस्थ का जो ओरिजिन सेंटर वो उत्तर प्रदेश का कन्नौज से आता है। और बाद में क्या हुआ कि कुछ लोग, एक बोस फैमिली चली गई अमेरिका, और बोस फैमिली जाके वो जेनोम टेस्ट अमेरिका में आज का बड़ा हाल की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है।
तो उसने क्या किया कि कुछ सैंपल कन्नौज से लिए और कुछ सैंपल उसने बंगाल से लिए, बोस का और श्रीवास्तव का, और स्टैब्लिश कर दिया कि दोनों एक ही हैं. अच्छा. जेनेटिकली. And there is a study. There is a study and which was published in a very prestigious science journal, Right. to establish that the basic genetic pool is common to both Both Srivastava's and of UP, Kannauj and Bose and Basus of Bengal. Right. Very ये interesting. वो इंटरेस्टिंग कहानी. Very interesting. तो सर आज हम लोगों ने काफ़ी बातें की और जो चीज़ एक हमने कायस्थों की उत्पत्ति की बात की. आपको मैं जोड़ देना चाहूँगा कि नगेंद्रनाथ बासु का जो जातीय इतिहास बृहत वॉल्यूम है जी, उसमें वो लिखते हैं कि घोष का पूरा नाम था मकरंद घोष, जो ओरिजिनल. अच्छा, वो नाम के साथ उसमें साइड देते हैं. बोस का नाम था दशरथ बोस, माने दशरथ कायस्थ यहाँ से गए होंगे जी जी, और दशरथ बोस हो गए वहाँ. कालिदास मित्रा, वहाँ का लोकलाइजेशन मित्रा हुआ, ये कालिदास थे. राइट. they were elevated in the court of किंग विजय सेना. ये जो नगेंद्रनाथ बसु विजय सेना की बात करते हैं, राइट, आदिसुर की बात नहीं करते हैं, राइट, विच इज इन वेस्ट बंगाल टुडे. राइट. एंड द विराट गुहा का नाम था विराट, वर एलिवेटेड इन द कोर्ट ऑफ समल बर्मा ऑफ ईस्ट बंगाल, आज का बांग्लादेश. राइट. और पांचवें की कहानी तो आप सुन चुके हैं. हाँ, जिन्होंने गई नहीं, जिनका नाम था पुरुषोत्तम दत्त. राइट. वेरी इंटरेस्टिंग. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. तो सर आज हम लोगों ने बहुत बातें की और वी स्टार्टेड फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ कायस्था, और हमने एक महाख्यान, माइथोलॉजी और ग्रैंड नैरेटिव दिया, किस तरह से चंद्रगुप्त जी की भगवान की उत्पत्ति हुई, उनके बेटे हुए, वो बेटे किस तरह से आगे जा कर के फैले, नाग कन्याओं से विवाह हुआ और अलग अलग जगहों पे गए और उन्होंने अपने एक ख्याति अर्जित की. एक उनका नाम था माँ बाप का दिया हुआ, एक उन्होंने अपनी अर्जित की नाम, और इस तरह से वो आगे बढ़ा. दूसरा जो एक बहुत बृहद सब्जेक्ट जिस पे हम लोग मैंने जैसा कहा जनरेशन से हम लोग बात करते आए हैं, लेकिन हम लोगों को जवाब नहीं मिलता था, कॉन्क्लूसिव जवाब नहीं मिलता था, वो ये था कि कायस्थों का वर्ण व्यवस्था में क्या स्थान है. तो आज हमने ये भी इस चीज़ को कॉन्क्लूसिवली हमने पाया कि कायस्थों की जो वर्ण है वो क्षत्रिय है और जाति जो है वो कायस्थ है, और इस चीज़ को एक वर्ण और जाति के दायरे में रह करके भी समझना पड़ेगा, जो कि एक बहुत इंडियन कॉन्टेक्स्ट है. इट इज़ नॉट अ आउटसाइड सॉर्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. तो ये दो चीज़ें हमने आज इस्टेब्लिश की. अभी बहुत कुछ बात करना आपके साथ बाकी है, क्योंकि एक जो बहुत सारी कहानियां भी निकल के आई, कुलीन ब्राह्मणों की कहानियां, कुलीन कायस्थों की कहानियां, जो कि हम लोगों को शायद पता भी नहीं चलती. बहुत सारी चीज़ें, कायस्थों के हट की कहानी भी निकल के आई जो पुरुषोत्तम दत्त के द्वारा पता चलती है, जिनके वंशज स्वामी विवेकानंद हुए, जिन्होंने जब उनको इस बात के लिए ललकारा गया उनकी जाति के लिए, तो उन्होंने उसके ऊपर एक बहुत अध्ययन किया, पढ़ाई की उसके बारे में, और साइटेशन करते हुए उन्होंने भी कहा कि अगर मेरी जाति की उपेक्षा की गई तो हिंदुस्तान के इतिहास में अभी क्या बचेगा. तो ये सारी चीज़ों की हमने बात की. और अब कुछ चीज़ें जो और बहुत इंटरेस्टिंग है, जो किताब में भी हैं और जो हम आपसे सुनना चाहेंगे, वो ये. इसमें लास्ट चीज़ जोड़ दूँ. हाँ. इस किताब का जो कवर पेज है, मेरे पीछे भी है, आपके पीछे भी है, उसको ध्यान से अगर आप देखें जी, तो लगेगा कि भारत का की आत्मा जी का इम्पोर्टेंट फाउंडेशनल स्ट्रक्चर आपके सामने है जी. और वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि लास्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट जिनके साथ कमला हैरिस भी थी जी, उनके इनर टीम में एक कायस्थ लड़की थी जी, जिनके फादर यहाँ दिल्ली में ही हैं. और वाकया ये आया कि एक किताब इन्होंने खरीदी इस लेडी ने जी, who was the part of White House then. राइट.
और उसने कमला हैरिस को दिखाई। तो कमला हैरिस को बहुत कुछ समझ में तो नहीं आया, लेकिन उसको ये जरूर दिखा कि इसमें तो बहुत बड़े बड़े इंडियन फेसेस हैं। स्वामी विवेकानंद को देखा होगा, सुभाष चंद्र बोस को देखा होगा, जो बड़े ओबियस चेहरे हैं वर्ल्ड वाइड। तो उसने बड़े एक्साइटमेंट में जाके प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को दिखाया कि ओ लुक, दिस इज अ ग्रेट बुक एंड रिटन विथ लॉट ऑफ व्हाटएवर कहा होगा। तो ही रिकमेंडेड, या वी शुड हैव इट इन द प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी, और वो उसका हिस्सा बनी। Right. So Kayast Encyclopedia is in the US Presidential Library also now. Wonderful. कई यूनिवर्सिटीज भी गई है, लेकिन वो इंटरेस्टिंगली वो वहाँ पहुंची कैसे, कोई मार्केटिंग से नहीं पहुंची, जस्ट स्ट्रोक ऑफ डेस्टिनी। और सर ये होता भी है कि जब अब हम आपका कवर पेज देखते हैं या जब हम बात करते हैं तो हमें इतने सारी विभूतियां हैं, उनके बारे में हम सबको जानते हैं, लेकिन हम उनके पीछे की हेरिटेज को नहीं जानते हैं कि उनके पीछे की हेरिटेज कायस्थ है या कायस्थ समाज के बारे में उतनी शायद बातचीत नहीं हुई या नहीं। वो बड़ा इम्पोर्टेंट था अभिषेक, क्योंकि अगर आप इसका हॉल ऑफ फेम का चैप्टर देखेंगे जी, हमारे लिए आज तक एक बड़ा चैलेंज रहा ये नहीं कि किसको इंक्लूड करूं, किसको छोड़ूं जी। और आज भी जब किताब छप गई तो एक बहुत ही फेमस हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर है जी, वो फ़ोन पे मुझसे आधे घंटे उन्होंने युद्ध किया, वाक युद्ध, कि आपने मेरा नाम छोड़ा, उनकी लड़की मेरी माँ का नाम छोड़ा कैसे, और नाम लेना उचित नहीं होगा। और हमने कहा कि ये काम आपकी ही उपजाति के एक इम्पॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव को दिया गया था, जो उन्होंने दिया हमने उनको ही जज मान लिया, लेकिन गलती हुई है। अगले एडिशन में मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। तो किसको छोड़ूं एक मेजर चैलेंज रहा। इतने हैं जी, इसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ IAS ऑफिसर्स ने कहा यार उनके बड़े दिल्ली के जो सबसे पुरानी कायस्थ फैमिली है, उनका पोता उस दिन मिला इंडियन इंटरनेशनल सेंटर में, उसकी नाराज़गी ये थी कि मेरे पिता का इतना इलस्ट्रस ये रहा ब्यूरोक्रेसी में, हमारे परिवार में 2 दर्जन IAS हैं, फलाने कैबिनेट सेक्रेटरी रहे और ये रहे, आपने नाम तक उनका इंक्लूड नहीं किया। तो मैं क्या बोलता। तो वे इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट एडिशन का। नहीं, वो मैंने इस तरह से देखा अभिषेक कि IAS IPS को मैं अंडरमाइन नहीं करता, उन्होंने अपने काबिलियत से एक जगह बनाई होती है, लेकिन एक बार जब आपको जगह मिल जाती है तो सिस्टम भी आपको पुल करके एक ऊंचाई तक पहुंचा देता है जी। ये तमाम लोग हैं जिन्होंने अपने मेहनत से, मशक्क़त से, तमाम विरोध, माने ये वो जो शेर है कि कौन मुखालिफ हवाओं से डर मत ए रकीब, ये तो चलते ही हैं तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए। ये तमाम वो लोग हैं जी, जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने अपने जीवन में कई तरह की ह्यूमिलिटी भी देखी, एडवर्सिटी भी देखी, ह्यूमिलिएशन भी देखा, और उसके बाद भी थके नहीं, हारे नहीं, चलते गए और वहाँ पर उस ऊंचाई पे पहुँचे। तो हमने वैसे लोगों को ही इसमें डाला कि एक्चुअल फेम तो ये है, हम लोग तो प्रिविलेज रहे, एक एग्ज़ाम दिया एक वक्त, और उसके बाद काम किसी ने थोड़ा ज़्यादा किया, किसी ने कम किया, लेकिन बढ़ते गए, उसके बाद डायरेक्टर जनरल बन के रिटायर कर गए या चीफ सेक्रेटरी बन के रिटायर कर गए। लेकिन आप अपने को उनके साथ इक्वेट ईमानदारी से करेंगे तो आप मेरी बात पे आपको बुरी नहीं लगेगी। तो अभी तक कई लोगों को ये शिकायत रहती है कि छोड़ा आपने क्यों जी, हम भी महान थे। नहीं, वो आएंगे, वो उसकी भी बात की जाएगी। और सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी कहानियाँ शेयर करने के लिए। लेकिन ये अंत नहीं है, ये एक शुरुआत है, क्योंकि हम आगे बात जारी रखेंगे। आपके पास हम अभी अगले में एपिसोड में हम बात करेंगे कायस्थों के ग्रैंड माइग्रेशन की, जो ऑल ओवर हिंदुस्तान में, भारत में हर जगह हुआ, और उसकी भी कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है जो कि लोगों को पता नहीं है, और हम चाहेंगे कि आपकी किताब के माध्यम से वो सामने पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री है, वो एक डार्क होल ऑफ इंडियन हिस्ट्री जिसको कहते हैं। और मुझे लगता है कि अभी भी देर नहीं है, उस पर काम होना चाहिए जी। वो होगा, आज हो या कल हो। तो हम आपके माध्यम से
मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप भी अभिषेक, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, दर्शकों को, कि आप एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसका 800-900 साल का पुराना इतिहास है जी। 800-900 साल रिकॉर्डेड जी। उसके पहले सुनता है कि आपके घर पे वो फैमिली ट्री है 800 साल पुरानी जी। मैं तो सोचा, तो मैं दहशत में आ गया जी। कि मैंने भी कई पुरानी फैमिली से 300-400 साल वालों से तो मैं मिला जी। दिल्ली में नहीं, दिल्ली के बाहर जी। लेकिन तो उस ग्रैंड हेरिटेज के साथ आप भी आते हैं जी। और उसमें स्मृति लोप नहीं हुई जी। स्मृति लोप ना होने के कारण आप दुबई भी गए, आपने अपने तरीके से संघर्ष किया, अपनी ख्याति खुद बनाई, जी। मैगजीन के साथ जुड़े रहे, टेलीविज़न चैनल के साथ जुड़े रहे, आके फिल्में बनाई, तो आप भी संघर्ष का एक साक्षात वो खून और आज आपको कहीं ना कहीं गिविंग बैक के स्पिरिट से जी आप जो कर रहे हैं, तो मैं इस जज्बे को सलाम करता हूँ। और हर कम्युनिटी को ये राइट है, मैं मायावती जी का नाम लेना चाहूँगा, बार बार लेता भी हूँ, कि उनके आइडियोलॉजी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्रेरणा स्थल जो उन्होंने बनाया जी, नोएडा और ग्रेटर नोएडा दिल्ली के बॉर्डर पर वो प्रेरणा स्थल, तो उन्होंने दलितों की राजनीति तो तमाम पार्टियों ने की जी, चाहे वो कांग्रेस थे, चाहे बीजेपी थे, सपा थे, सब ने की, लेकिन उनकी जो आइकॉनिक फिगर्स थे, उनके जो हीरोज थे, उसको किसने स्थापित किया? उन्होंने, उन्हीं कम्युनिटी के तो सर हम ये बात अब अगले डिस्कशन में हम इसको जारी रखेंगे कि icon creating, how important is creating icons for a community and how does it help in keeping that whole tradition alive? Such icons, Abhishek, you will realize nobody creates. It's a spirit, and majority of these spirits, you look at them, they die very young. जी, मैं कहता हूँ इतना बर्नआउट होता है एनर्जी की। शंकराचार्य को देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद को देख लीजिए, जी, चाणक्य को देख लीजिए, जी, ये सब कोई 80 साल में मरने वाले लोग नहीं हैं। 50-60 साल होते होते ये गुजर गए जी। और कहीं ना कहीं ये वो लोग थे जिन्होंने संघर्ष से, तो nobody has made them, right, they are either God made or man made, right, themselves, right. तो इस बात को भूलना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, उसको खड़ा करने में हमारी भूमिका एक सबरी वाली भूमिका जरूर हो सकती है, जो हम आप निभाने की कोशिश कर रहे हैं। right. और ये हर कम्युनिटी को, जो हम एक सेकुलरिज्म के नाम पर कई बार तो कम्युनिटी की बात करने से कतराते हैं जी। हम IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, उसको हम अपने कफलिंग में बांध के घूमना चाहते हैं, लेकिन हमारी धर्म क्या है, हमारी जाति क्या है, ये बोलने में हमारा, उसको एक रिग्रेसिव एक्सरसाइज की तरह आप मानते हैं, जो कि जबकि मुझे लगता है मॉडर्न आदमी वही है जो दोनों आइडेंटिटीज को लेके चल सके, उतने ही प्राइड के साथ अपने बाएं और दाएं कफलिंग पर बांधे। राइट। So on that note, sir, thank you very much for being here today. My pleasure. And we will continue this journey with Shri Uday Sahai and Kayastha Encyclopedia. We will talk about many more stories, many interesting stories. In the next episode, we'll talk about the grand migration story of the Kayasthas and how they spread out throughout India. You will be shocked to know there are stories which you have never heard before. So thank you very much, and until we meet again. Thank you. तभी तो अभिषेक इसका नाम है, A Saga of Untold Kayastha Stories. Yes. Thank you. आज की चर्चा हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि पहचान सिर्फ एक लेबल नहीं होती, वे इतिहास, अनुभव और समय के साथ बनती है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम कायस्थों की इस यात्रा को और गहराई से समझेंगे, इतिहास, अनुभव और नई दृष्टि के साथ। तो हमारे साथ बने रहिए द कायस्था क्रॉनिकल्स में। और अगर ये एपिसोड आपको सोचने में मजबूर करे तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चर्चा का हिस्सा बने। हम जल्दी लौटेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।